Hello, welcome to the physics session of today's studies. Students, आज चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अंतिम लेक्चर होगा और ये लेक्चर नंबर 17 है। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने लेक्चर नंबर 15 में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ शुरू किया था और वो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पार्ट 1 था और इसके बाद हमारे 2 लेक्चर और हुए हैं, आज के मिला के हो रहे हैं और इसमें ये पार्ट 3 माना जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पार्ट 3। इससे पहले लेक्चर नंबर 16 एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पार्ट 2 था। आप देख लीजिए, हमने इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड जो कि चैप्टर 1 है क्लास 12 फिजिक्स का, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 है। इसमें चार्जेज एट रेस्ट और उनकी प्रॉपर्टीज को देखा। स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आज यानी अंतिम लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी लूंगा। हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यहाँ लिस्टेड हैं। मैं शायद आज 3 ले पाऊंगा, लेकिन इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बोर्ड एग्जामिनेशन या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ सकती हैं और इस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने से हमको थ्योरी की जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर होती है। स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 में जितनी भी कॉन्सेप्ट्स थी वो 15 लेक्चर्स में फिनिश हो गई है, यानी कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो 15 लेक्चर हैं। यानी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का पार्ट 1 लेक्चर नंबर 15 में था और लेक्चर नंबर 16 में इसका पार्ट 2 आगे कंटिन्यू किया था। हमने चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर कितना होता है ये लास्ट लेक्चर में देखा था और उससे पहले हमने लाइन चार्ज यानी वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, चार्ज वायर, उससे आगे किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। स्टूडेंट, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन जरूर देखा करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज कन्फिगरेशन। अभी चार्ज कन्फिगरेशन को आप जब तक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना नहीं कर लेंगे, कैलकुलेशन नहीं कर लेंगे, तब तक चार्ज कन्फिगरेशन का बार बार वेरी नहीं करेंगे। तो चार्ज कन्फिगरेशन ऑलरेडी सेटअप है, वो फिक्स्ड है, लेकिन पॉइंट वाइज आर तो चेंज हो रहा है ना, डिस्टेंस तो चेंज हो रहा है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर जो कन्फिगरेशन है चार्ज का, चाहे वो लाइन चार्ज लाइन पे हो, वायर पे, लाइन पे एक ही बात होती है, थिकनेस बहुत कम, 1 डायमेंशनल कह सकते हैं, इसका सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन नेग्लिजिबल है, तो वायर कह सकते हैं। उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे हाउ इट वेरीज विद आर, तो आपने ध्यान दिया होगा फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 r अपॉन में नीचे, इट वेरीज एट इनवर्सली टू r, नॉट r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long charged wire and certain point nearby will vary as inversely proportional to r, that is proportional to 1 upon r। तो 1 upon r फैक्टर से वेरी करता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज का 1 upon r स्क्वायर फैक्टर से वेरी करेगा, यानी लार्जर डिस्टेंस पे आप जाएंगे तो 1 upon r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। 1 अपॉन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेजुअली डिक्रीजिंग और किस अमाउंट से डिक्रीज होगा। स्टूडेंट, जितने भी चार्ज कन्फिगरेशन हो, आगे चार्ज शीट का भी देखा आपने, जिसमें आर पे इंडिपेंडेंट है, वहां एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ लीजिए, वहां नहीं है, यानी आर से इंडिपेंडेंट है। हाँ, इसमें अप्रोक्सीमेशन है, पॉइंट्स मस्ट बी नियर बाय और लार्ज शीट होगी, चार्ज शीट होगी। तो ये मैंने थोड़े बहुत मैं समराइज कर रहा हूँ कि हमने पढ़ा। स्टूडेंट, आगे के चैप्टर, पीछे के चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स हैं, हो सकता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स की डेफिनेशन पता होना चाहिए, कूलम्ब्स लॉ पता होना चाहिए। लेकिन लेटर चैप्टर्स में जो हमने देखा, यहाँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं,
डाइपोल से संबंधित प्रॉब्लम है, फ्लक्स से संबंधित प्रॉब्लम है, गॉस लॉ के एप्लीकेशन से संबंधित प्रॉब्लम है, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, उसकी भी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हम एक वीडियो लेक्चर में नहीं कवर अप नहीं कर सकते हैं। ये हम आपको प्रेरित तो कर सकते हैं कि आप इस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिफरेंट रेफरेंस बुक्स से आप ले लीजिए और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, समझना शुरू कर दीजिए। आपका चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आज का लेक्चर मैं कुछ 3 प्रॉब्लम में ले रहा हूं, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स लास्ट की प्रॉब्लम्स में नहीं ले पाऊं, तो आपके लिए एज ए होमवर्क वो होगा। आप जो प्रॉब्लम है लास्ट की 3rd प्रॉब्लम में नहीं ले पा रहा हूं, नहीं ले पा रहा हूं, तो आप उसको आपके लिए प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करना इसको। हाँ, अगले लेक्चर में जब मैं 2nd चैप्टर शुरू करूंगा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसमें अगर कोई ऐसी आपका कमेंट्स आते हैं या आपकी कोई डिमांड है कि इस कॉन्सेप्ट को हम दोबारा या इस प्रॉब्लम को हम दोबारा समझाएं, तो जरूर लिखिए और मैं निश्चित रूप से आपकी कॉन्सेप्ट दे दूंगा। तो अभी हम आज का पॉइंट शुरू कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पार्ट 3 में हम ये हमारे पास, जैसा मैंने कहा था लेक्चर नंबर 16 में, जिससे पहले का लेक्चर था, कि लास्ट 3rd एप्लीकेशन थी, वो मैंने यहाँ लिख रखा है और इसका डायग्राम भी बनाया हुआ है, जिससे कि मैं इसको जल्दी से सॉल्व कर सकूं और हम निश्चित रूप से गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स, आप इन प्रॉब्लम्स को थोड़ा देख सकते हैं, हालांकि मैं 1 by 1 इन प्रॉब्लम्स को के ऊपर आऊंगा और इधर ये फिनिश कराने के बाद इसमें इस प्रॉब्लम्स को बारी बारी से सॉल्व करूंगा। तो स्टूडेंट्स, आप रेडी हैं? तैयार हो जाइए। मैं नागेंद्र शर्मा, डॉक्टर नितिन अकेडमी से, और फिजिक्स की कॉन्सेप्ट यहाँ ले रहा हूँ। इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम अभी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज स्फेरिकल सेल। और स्फेरिकल सेल क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। स्फेरिकल सेल, थिन सेल, यानी ये प्लेन शीट है, प्लेन शीट होगा, कर्व नहीं है। प्लेन शीट ये मान के चलिए कि ये स्फेरिकली कर्व होने के बाद क्लोज हो जाए, स्फेरिकल सेल कहेंगे। ये मान के चलिए कि ये थिन है तो केवल सरफेस होती है, यानी इट रिजेंबल्स लाइक हॉलो मेटल स्फीयर। मेटल की जो परत है, मेटल की जो सरफेस है वो थिन हो, उस पर चार्ज रिसाइड करेगा, चार्ज दे देंगे उसको, और थिकनेस थिन है, ठीक है, लेकिन थिकनेस भी काउंट कर सकती है थोड़ा, कोई जरूरत नहीं है घबराने की। हमारे पास ये क्लोज सेल, इसलिए थोड़ी थिकनेस मैंने दिखाया है। चार्ज इस पर है, चार्ज थिन है तो चार्ज एक ही जगह दिखाया है, मैं थिकनेस तो दिखाया नहीं है इसका। और अगर थिकनेस कहीं होती है तो ये देखना पड़ता है कि चार्ज जो स्फीयर है वो कंडक्टिंग मटेरियल का है या इंसुलेटिंग मटेरियल का। स्टूडेंट, कंडक्टिंग मटेरियल पे चार्ज अगर हम सारे पॉइंट्स, सॉलिड स्फीयर है मान लीजिए, कंडक्टिंग का है, सॉलिड स्फीयर मेटल का है, वो हर पॉइंट चार्ज कर दें, अंदर सभी सा चार्ज कर दें, तो वो चार्ज सरफेस पे ही आ जाता है। ये हम अगले चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस में देखेंगे जरूर। वो सरफेस पे आ जाएगा, सरफेस पे रिसाइड करेगा, चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो ये फ्लोइंग चार्ज, मूविंग चार्ज से संबंधित टॉपिक है, इसलिए हम अगली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उसमें लेंगे। हालांकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी हम अपने को मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे कंसंट्रेट करेंगे, जहां हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो मेजर पोर्शन तो चार्ज एट रेस्ट का है, चार्ज मूव कर जाता है, और क्या कौन रेस्पॉन्सिबल है चार्ज मोशन के लिए, ये जरूर हम देखेंगे अगले चैप्टर में। तो सेल इज देयर, ये हॉलो है, अंदर एयर वैक्यूम फ्री स्पेस है, अंदर वैक्यूम एयर हो सकती है, बाहर भी एयर है, अंदर भी एयर है। जब आपने इसको क्लोज करके कर दिया तो जगह, अगर इसमें थोड़ा बहुत अगर होल हो कोई दिक्कत नहीं, इट इज शेल। कभी ये कहते हैं सर अगर इसमें कोई होल हो तो क्या होगा, अरे तो और कुछ नहीं है, एयर को आने जाने का रास्ता मिल जाएगा और क्या है ना। लेकिन चार्ज अगर देंगे
तो चार्ज तो इलेक्ट्रिक सेल ही माना जाएगा, इलेक्ट्रिफाइड सेल ही माना जाएगा। तो निश्चित रूप से ये चार्ज शेल है, स्फेरिकल है, और इसका रेडियस कैपिटल आर हमने अज्यूम किया है। इस पे टोटल चार्ज प्लस क्यू है, जो मैंने इसको दिखाया है, चारों तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये कन्फिगरेशन ऑफ चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड। हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। हमें 3 पॉइंट्स पर निकालना है, एट पॉइंट, इनसाइड। तो हमने इनसाइड का पॉइंट पी ले रखा है, ओके। लाइंग आउटसाइड एक पॉइंट कैपिटल क्यू आई हैव टेकन, जो पॉइंट इस शीट से बाहर है, सिचुएटेड है। एंड ऑन द सरफेस पॉइंट है वो एक्स पॉइंट ले रखा है मैंने। तो मेरे पास आपको पी, क्यू एंड एक्स, ये 3 पॉइंट ले रखे हैं। इन पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है गॉस लॉ का अप्लाई करते हुए, तो ये कर सकते हैं तुरंत। और फिर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की ओर आएंगे। देखिए, हमारे पास अभी तक हमने जितना लेक्चर्स में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ आपको बताया है, उसमें एक पॉइंट कॉमन था कि हमें पॉइंट से पास होने वाली एक गॉसियन सरफेस को अज्यूम करना होता है, बिल्कुल। और गॉसियन सरफेस हमारी कन्वीनियंस पे है। हम ये इंश्योर करेंगे कि चार्ज अंदर हो सके चार्ज अंदर ही रहे। लेकिन ऐसा पॉइंट है जहां हम इरेगुलर गॉसियन सरफेस लें और तब आगे ना करें तो हमें नहीं कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन गॉसियन सरफेस ऐसी है जो इसके रेगुलर सरफेस है, और तो हम जरूर देख सकते हैं कि चार्ज अंदर कितना है, बाहर कितना है। क्योंकि राइट हैंड साइड में चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0 ये आता है। तो हमें पहले लिख लेना चाहिए। सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पार्ट 3, ओके। पार्ट 3 हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। लेट अस, सो नंबर पॉइंट ए, नंबर 1, so r is less than capital R. So the point में अगर point P है, तो for point P, this small r is the radius of the Gaussian surface which I have assumed by dotted line. तो Gaussian surface है ये। सरफेस का मतलब है सर्कल के रूप में जरूर दिख रहा है, ये सर्कल के रूप में जरूर दिख रहा है, लेकिन स्फेरिकल है। तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने अज्यूम किया है, जो पी पॉइंट से पास हो रही है, स्फेरिकल है। इसका रेडियस स्मॉल आर है। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सेल विच इज गिवन टू यू, और चार्ज इस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा, निश्चित रूप से चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा, प्लस सिग्मा होगा। इसकी वैल्यू क्यू अपॉन एरिया निकाला जा सकता है, ओके। हमारे पास आर लेस देन आर, तो अप्लाई Gauss law for the Gaussian surface passing through the point P. Okay, we will apply. The Gaussian surface in generally mentioned for calculation of Gauss law, which is like this: Q inside upon epsilon 0. So surface entry of electric flux over the closed surface. That's why we assume the closed surface of small radius r. ये Gaussian surface। अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए लेफ्ट साइड राइट साइड अज्यूम कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ई होना चाहिए, चलिए ई होगा ये, ओके, इनटू इस गॉसियन सरफेस का एरिया, सरफेस एरिया होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। निश्चित रूप से लेफ्ट हैंड साइड हमने कैलकुलेट कर लिया, ई जो कुछ भी हो यहाँ ई, ठीक है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। भाई चार्ज आपका यहाँ है, बाहर अंदर चार्ज के नजदीक तो पॉइंट है ही, ठीक है, तो ये हो सकता है। लेट अस सी हाउ मच इट्स वैल्यू, 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों इनसाइड, इसके अंदर चार्ज कितना है, चार्ज तो बाहर है, अंदर चार्ज कुछ नहीं है, चार्ज 0 लिख लीजिए, 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब राइट हैंड साइड 0, ई विल बी इक्वल टू 4 पाई आर से भी ले जाएंगे तो 0। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑल द पॉइंट ऑफ द चार्ज shell, spherically charged shell is always 0 है ही नहीं, कोई चार्ज यहाँ अंदर है ही नहीं, चार्ज बाहर है। गॉसियन सरफेस हमने अज्यूम किया।
लेफ्ट साइड में निकाला, ये है। इसका मतलब है ये जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये नॉन जीरो है, ये सब नॉन जीरो हैं, यहाँ जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होना चाहिए। बिल्कुल, ये सभी प्रयोगों से भी आगे टैली करता है। हम कोई प्रयोग करें या इसको एक्सपेरिमेंटली देखना चाहें वो भी। हम चैप्टर 2 में कुछ कॉन्सेप्ट्स को आगे ले जाएंगे, वहां बताएंगे आगे इट इज सेफर टू बी इनसाइड द कार ड्यूरिंग रेनी सीजन, इज द लाइटनिंग इज देयर। ओके, तो क्यों हमें निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड वहां जीरो होगा, फील्ड में एक चारों तरफ से क्लोज सेल है उसके अंदर जीरो है। अभी हम कैलकुलेशन पहले पार्ट का कर लिया है, हम अगर बी पार्ट को लेते हैं, बी पार्ट आगे कौन सा है, एट पॉइंट क्यू। नाउ बी पार्ट फॉर ए पॉइंट क्यू आर विल बी ग्रेटर देन आर। ओके, क्यू पे आर है। अभी यहां से पास होने वाली गॉसियन सरफेस हम अज्यूम करेंगे, ये रहा जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है, ये इसको मैं अज्यूम कर रहा हूं, इसको ओके, इसके चारों ओर जाएगी और ऐसे एक सरफेस हो सकती है जो मैं यहाँ उतरा पार्ट आपको दिखाया है, चारों तरफ से स्फेरिकल सरफेस है। ओके, इस क्यू पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। अभी हमें फिर से अप्लाई करेंगे गॉस लॉ। सो वी विल अप्लाई Gauss law for the Gaussian surface passing to the point Q. Q से अप्लाई करेंगे, ओके, Q पॉइंट से पासिंग इज लाइंग आउटसाइड फॉर दिस R इज ग्रेटर देन R, यानी हमारा ये जो R वेरिएबल कर है हर पॉइंट के लिए, यहाँ R कैपिटल R से कम होगा, अगर यहाँ है तो R उस समय R यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से R में हटा देता हूं, उस समय R की वैल्यू ये होगी, ये R होगा उस समय निश्चित रूप से, ये सेकंड पॉइंट के लिए होगा। तो स्मॉल r था वो वैल्यू कैपिटल R से कम है, हमेशा कम नहीं है, आप हमेशा सोचेंगे स्मॉल r है इससे कैपिटल R से कम ही होगा। स्मॉल r इसलिए दिया है कि ये वेरिंग टर्म दिखती है, एक्स वाई जेड अपन वेरिएबल लेते हैं ना, स्मॉल r वेरिएबल है, और जो कैपिटल R लेते हैं कहीं दिमाग में ये बात जाती है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है, थोड़ा डिफरेंशिएशन होता है, हम सिंबल से भी अटैच्ड हो जाते हैं, नहीं हो जाते। रेडियस को हम R से डिनोट करते हैं, क्यों, रेडियस में R से शुरुआत होता है, इसका स्पेलिंग RADIUS, रेडियस, तो R ले लिया। अभी अटैच नहीं हो गए, जब भी रेडियस हो R लेंगे। अभी हाँ, ऐसे अटैचमेंट में कभी ये मन सोचना है कि R ग्रेटर नहीं हो सकता, यहाँ R स्मॉल r है, स्मॉल और बिग में इसलिए कह रहा हूं, ये कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, R ग्रेटर देन कैपिटल R, कैपिटल R ही फिक्स रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सर्कल, और 2 पॉइंट्स पास हो रहा है, यही फॉर्मूला होगा निश्चित रूप से। अभी यहाँ देखिए E/4, अब ये R ज्यादा है तो इसका सेल का जो गॉसियन सरफेस है वो सेल जैसे ही रिजेंबल कर रही है, वो गॉसियन सरफेस का जो सरफेस एरिया होगा टोटल वो 4πr² ही होगा, R बिल्कुल ग्रेटर देन R है। यहाँ अब चार्ज के अंदर है होगा, सारा का सारा चार्ज अंदर सिचुएटेड है निश्चित रूप से, तो हमारा चार्ज क्या होगा कैलकुलेट करिए। अभी चार्ज में कुछ नहीं था, यहाँ चार्ज है, तो अब चार्ज आप ये रखेंगे या ये रखेंगे, इसकी वजह से भी चार्ज निकाला जा सकता है ना, निकाल सकते हैं। इसका मतलब यहाँ हम +Q की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं और सिग्मा की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं सिग्मा की टर्म्स में निकाल लेता हूँ, है ना, क्योंकि इससे पहले हमने सिग्मा अपॉन ε0 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द 2 चार्ज इनफाइनाइट स्टेट्स, ओके, और सिग्मा अपॉन 2ε0 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड द पॉइंट नियर बाय द सिंगल प्लेन शीट। तो इन टर्म्स ऑफ सिग्मा निकालें, तो अगर चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज पॉइंट एरिया हमें गिवन है, तो हम इस पूरे का एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सिग्मा इंटू पूरे का एरिया क्या होगा, ध्यान रखना हम अभी सेल की सरफेस का एरिया निकाल रहे हैं, तो ये भी स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है, इधर स्मॉल आ रहा है 4πr², लेकिन इसका जो एरिया होगा उसमें कैपिटल R रेडियस होगा, तो 4πr², कैपिटल R होगा, ये स्मॉल r है,
तो यहाँ E0 नहीं होगा, ये आपने देखा E0 नहीं है, तो कम से कम हम E की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे 4 पाई कैंसिल कर सकते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ सिग्मा इट विल बी सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल r स्क्वायर। सो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड का रिलेशन है। तो सब देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r स्क्वायर तरह से वेरी दिख रहा है, 1/r स्क्वायर से। तो वेरिएशन जरूर देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है। हमारे पास ये पॉइंट आता है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ Q अगर करें तो क्या होगा, सिग्मा अगर हम Q रखते तो क्या होगा इसमें, तो हम एक ऐसे इस रास्ते से भी जा सकते हैं, एक हमारा रास्ता ये भी है, इससे भी जा सकते हैं, यानी E इंटू 4 पाई, दिस इम्प्लाइज दिस वे, ऐसे भी कर सकते हैं हम जाते हुए, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू दिस विल बी Q। सिग्मा नहीं रखेंगे तो हम एरिया का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Q स्मॉल Q दिया हुआ है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तभी 4 पाई कैंसिल नहीं हो रहा है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यानी और यहाँ डाल देता हूँ, E इक्वल टू या तो ये रखिए या फिर Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, यहाँ ले जाए तो सिग्मा नॉट एप्सिलॉन नॉट को पहले ले लूंगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टूडेंट्स दो एक्सप्रेशन को देखिए, कंपेयर कीजिए। ये एक्सप्रेशन ये एप्सिलॉन नॉट की जो एक्सप्रेशन है, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला रखा, Q 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q अपॉन r स्क्वायर, ये तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, यानी r डिस्टेंस पे पॉइंट, अगर सारा का सारा चार्ज Q किसी एक पॉइंट पे सिचुएटेड होता, कहाँ होता, सेंटर पे होता, ये सारा चार्ज सेंटर पे होता, r डिस्टेंस सेंटर जिसमें कोई पॉइंट है, तो भी वही यही एक्सप्रेशन आती। तो हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि फॉर आउटसाइड पॉइंट ये सारा का सारा चार्ज कहाँ सिचुएटेड माना जा सकता है, सेंटर पर माना जा सकता है। तो बाहरी पॉइंट के लिए जैसे r बाहर आएगा, वैसे ये पूरा स्फेरिकल सेल छोटा दिखाई देने लगेगा, जैसे जब दूर जाते चल ना, इट्स लाइक ए पॉइंट चार्ज। देखिए हमने जो अप्रोक्सीमेशन किया है, तो थोड़ा बिग भी हो, वो बिगर साइज है, पास में आएंगे तो लार्जर दिखती है, अगर दूर जाएंगे r के वेरिएशन पे डिपेंड करता है, तो दूर जाएंगे तो पॉइंट चार्ज के रूप में है, तो हमारी कोई भी थ्योरी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है। निश्चित रूप से ये सारा चार्ज जो सेल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ, सेंटर पे सिचुएटेड माना जाएगा। तो ये हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हो गई हैं। अभी कहाँ हुई हैं, 2 ही हुई हैं, मैं समझता हूँ अभी x पॉइंट रह गया है, लेकिन 3 एक्सप्रेशन हमको दिमाग में जरूर रखना है, अंदर 0 बाहर ये। अभी हम देखते हैं सरफेस पे पॉइंट x है तो कहाँ होगा, यहाँ क्या होना चाहिए, r मस्ट बी इक्वल टू r। एक तरीका ये कि हम रख दें यहाँ पे r की वैल्यू रख दें, इसके स्पेशल केस भी ले सकते हैं, r स्मॉल r बिकम्स कैपिटल R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर गेट्स कैसे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, तो यहाँ भी वही वैल्यू वाला है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 को Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0, इससे भी निकाल सकते हैं सरफेस पे। लेकिन अगर मान लीजिए हमें एप्लीकेशन दिखाना भी है, तो हम कर सकते हैं r is equal to a 3 case, I can say. So first case I have taken, second case I have taken, inside, lying outside these points, and now on the surface the points are lying. So for the point x, the small r value is equal to capital R. इसका मतलब क्या है, हमारी गॉसियन सरफेस हम यहाँ अज्यूम करेंगे, ऑलरेडी अंदर है, लेकिन गॉसियन सरफेस ध्यान रखिए, जो सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम बिल्कुल सरफेस के अलोंग ही गॉसियन सरफेस अज्यूम करते हैं, बिल्कुल सरफेस की वही साइड। तो अंदर चार्ज कितना होगा, सेम Q चार्ज। तो जिस तरह से हमने यहाँ अज्यूम किया, वही फर्क सिर्फ इतना है कि हमें पॉइंट क्या लिखना है, x,
ओके, एक्स पॉइंट पर लिखना है आर। गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं, यहां तक सही है। यहां कैपिटल आर स्क्वायर रहेगा निश्चित रूप से, और यहां कैपिटल आर स्क्वायर भी रहेगा। देयरफॉर दिस एंटायर गेट्स कैंसिल्ड एंड दिस बिकम्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे ये फॉर्मूला कहां था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज शीट, प्लेन शीट। ये तो प्लेन शीट है नहीं, फिर भी तो इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक्सप्रेशन आ रही है, यही सिचुएशन लिया, एक्सप्रेशन यहाँ है, तो ऑन द सरफेस ये होती है सिग्मा। अभी हम मान लीजिए, क्या ये लगा इसमें ये वैल्यू, क्या ये इसके सही है? कैसे करेंगे? इसमें आर स्क्वायर आएगा, कैसे? सिग्मा को हम लिख सकते हैं, देखिए यहां से मैं इसको हटा के कर देता हूं। हाउ विल यू कैलकुलेट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस? सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया। अभी स्मॉल आर यहीं आ गया है, स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर हैं, तो कैपिटल आर ही लेना चाहिए हमको, एक दूसरे बराबर हो गया। तो क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को मैंने रिप्लेस कर दिया ये, जिससे जो वैल्यू यहां लिखी थी इन टर्म्स ऑफ दिस, वो यहां आ जाएगी। इसलिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी वैसा ही होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 2 into 1 मैं यहां लिख सकता हूं। ठीक है, ये भी आ गया। आर कैपिटल आर डिस्टेंस स्मॉल आर के बराबर है, तो लगभग वैसा ही फॉर्मूला यहां भी आया है। यानी अंदर के पॉइंट्स को छोड़कर सरफेस और सरफेस से आगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 1 अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल आर या कैपिटल आर, आर तो फिक्सन है कि स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, तो स्मॉल आर का वेरिएशन से बढ़ाओगे वैसे ही 1 अपॉन आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। ये आज का पॉइंट था जो हमने फिनिश किया। इसलिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पार्ट 3 एनसीईआरटी सिलेबस के हिसाब से फिनिश हो गया। लेकिन स्टूडेंट, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपके कॉन्सेप्ट टेस्ट की जाती है। मैं आपको वर्कआउट करने के लिए देना चाहता हूं कि अगर ये सॉलिड स्फीयर होता, सब जगह मटेरियल होता और नॉन कंडक्टिंग होता, तब आप क्या करते? जहां में ऐसे ही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लगा सकते हैं, आप करके देखिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल न होके नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का, कंडक्टिंग का नहीं, तब आप कैसे प्रोसीड करेंगे? ये तो हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कुछ कहीं इसका जिक्र आता है, तो वहां करेंगे हम, जैसे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3 में है, ये जिक्र है। ओके, अभी इसके संदर्भ में बोलना चाह रहा हूं, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 3 क्या है, इसको पहले मैं प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं करूंगा, ये लास्ट में करूंगा। ये आपके लिए प्रॉब्लम दे आ रहा हूं कि ये कैसे करना है, आपको करके देखना है। लेकिन ये सेल का मतलब है हॉलो स्फीयर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। कंडक्टिंग मटेरियल का हॉलो स्फीयर लिया है, वो सेल के जैसा ही होता है, सेल ही है। लेकिन कंडक्टिंग मटेरियल लेके नॉन कंडक्टिंग मटेरियल ने सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा, तो डायग्राम तो ऐसे ही बनाया जाएगा इसका, बस मटेरियल सब जगह होगा, चार्ज यहां भी होगा, सब जगह चार्ज होंगे, सरफेस पे नहीं होगा। उसकी वजह से आपको इनसाइड ऑन द सरफेस एंड आउटसाइड द पॉइंट भी आप निकाल सकते हैं। तो क्या वहां एप्लीकेशन गॉस लॉ नहीं होगा? जरूर होगा। इसलिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पार्ट 3 में मैंने जो यहां मैं फिनिश कर रहा हूं, ये एनसीईआरटी सिलेबस के तारतम्य में ये कर रहा हूं। नहीं तो आपके लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में तो आप कुछ भी आगे कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। क्या एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का यहीं तक सीमित है? नहीं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ बहुत सारे हैं जो हम आगे और हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से संबंधित जो प्रॉपर्टीज हमने यहाँ देखी, आज हमने इसको फिनिश किया है।
इसका समाप्ति किया है। लेकिन जल्दी से हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। स्टूडेंट्स तैयार हैं सभी कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं? मैंने आपको एक और दो बीच में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बताया है। आज गिवन इन माय स्टाइल ऑफ कैलकुलेट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इसलिए आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हुए हर टीचर को देखिए कैसे करते हैं। हर टीचर अपना ओन स्टाइल रहेगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने के लिए। इसलिए मैं भी अपना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कैसे करता हूँ बताना चाहता हूँ। मैंने किस तरह से सीखा है वही आपको बता रहा हूँ। और ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं ही परफेक्ट हूँ। देयर आर मेनी पर्सन, इवन मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने जिनको सिखाया है ना, उनको मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सिखाया। वो मुझसे ज्यादा जानते होंगे। और भी हमारे गुरुजन होंगे, मैं सबको गुरुजी मानता हूँ। आप यहाँ से सीखें वो आपके गुरुजी हैं। तो ये ध्यान रखो स्टूडेंट, जरूर हमें पढ़ते रहना चाहिए। तो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आते हैं, तो इसको रब करते हैं। जब तक आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को पढ़ते रहिए, जब तक मैं इनको रब करता हूँ निश्चित रूप से आप 1 2 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को पढ़ लेंगे। तो मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ। चैप्टर टॉपिक आज का यही है, एप्लीकेशन इन गॉस लॉ। और मेजर पोर्शन में आज के लॉ में आपको यही रहे मिलेगा। हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स हैं, इसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 1 पढ़ लीजिए, इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2 पे आ जाइए। और जैसा कि मैंने कहा था, प्रॉब्लम नंबर 3 आपके लिए कॉम्पिटिटिव सेक्शन का, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ये बताया है। इनको हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ आपने ये तीनों पढ़ लिए होंगे। एक्सपोजर काफी देर तक रहा है, मैं बात करता रहा, इसको बताया तब तक रहा। ठीक है, हम 1 पे आते हैं। द पॉइंट 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 8q एंड माइनस 2q आर लोकेटेड। देखिए, जब भी कोई इस तरह से पॉइंट चार्जेस दिए हुए हैं तो उनका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। अगर प्लस दिया है इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड 8q है। और अगर ये नेगेटिव दिया है इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है, इसका 2q। आप जरूर देखिए, अगर ये q सिंबल और q सिंबल एक जैसे हैं, इसका मतलब ही है कि ये q का 2 टाइम्स है, फिर q का 8 टाइम्स है। सो विच इज द बिगर चार्ज इन मैग्नीट्यूड? 8q। इसकी इंटेंसिटी, इसका ज्यादा मैग्नीट्यूड है। स्मॉलर मैग्नीट्यूड किसका है? 2q का। ये हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अलग अलग सिंबल दिए, अलग, जब तक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया है तब तक हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं कौन सा बिगर है। हम प्लस और माइनस में किसको कहें बिगर और स्मॉलर? किसने कहा प्लस इज बिगर? और हाँ, ये जरूर है, पॉजिटिव को मतलब हायर मानते हैं, ओके, नेगेटिव को लोअर मानते हैं। इसलिए आप कह सकते हैं पॉजिटिव है तो हाई। वो हम पोटेंशियल देखने के लिए ये बात करेंगे, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है तो आप जरूर देखिए। लोकेटेड एट x = 0 x = L, इसका मतलब है कि उनके बीच में L डिस्टेंस है। ये इसका मतलब है अगर x = 0 यहाँ है, नंबर लाइन है, ये x = 0 विथ चार्ज प्लस 8q इज सिचुएटेड, ओके, एंड दिस माइनस 2q इज सिचुएटेड, दिस इज x = L, कैपिटल है, यहाँ L, ये डिस्टेंस L डिस्टेंस का हो गया। इसका मतलब है हम डायग्राम जरूर ड्रॉ कर लेना चाहिए हमको ये, क्योंकि अगर इन्होंने डायग्राम तो नहीं दिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाते पढ़ाते स्टूडेंट्स से मुझे भी एक्सपीरियंस हो जाता है, ये वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टूडेंट्स ये कोशिश करते हैं कि हमें ये डायग्राम नहीं बनाना पड़े। स्टूडेंट, डायग्राम नहीं बनाओगे तो सारी चीज दिमाग में कैसे करोगे? एक को पकड़ोगे दूसरा छूट जाएगी। तो हमें डायग्राम, लाइन डायग्राम हमें आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं, तो इससे घबराना नहीं है, ये डायग्राम हेल्पफुल है, तो आप डायग्राम जरूर बनाएंगे। कई आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को अच्छी तरह समझाने के लिए ये जिम्मेदारी होती है क्वेश्चन पेपर सेटर की, तो वो कभी कभी अच्छा डायग्राम बनाता है। वो क्वेश्चन बड़ा लार्ज स्पेस कवर कर रहा है और आंसर उसमें 2 स्टेप में आता है, कभी कभी ऐसा होता है। ऐसा करने से स्टूडेंट की जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो पता चलता है ना? तो ये जरूर करिए आप। तो प्लस 8q माइनस 2q हमें पता चल गया, ये डिस्टेंस L है, x = L, तो
रेस्पेक्टिवली कह दिया। इसमें एट क्यू एक्स इक्वल जीरो पे, जीरो मीन ऑरिजिन पे, और टू क्यू एक्स इक्वल एल। ओके, लेंथ है, वन डायमेंशन देखेंगे। द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द 2 point charges will be 0 is given by this and this। 4 ऑप्शंस हैं, A, B, C and D। इनमें से कौन सा सही है हम कैलकुलेट कर लेंगे जल्दी से, और आंसर हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ हो सकता है, ये जरा सोचिए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पहले तो ये सोचिए, अगर पॉइंट ये L डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस को L मार्क किया है, लाइन को मार्क किया है, अदरवाइज यहाँ पॉइंट, यहाँ कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है। वहां कहीं 0 तो नहीं होगा, बीच में इधर कहीं हो, तो इसके नजदीक होगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा टेस्ट चार्ज पे। इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट चार्ज से देखते हैं, और इससे दूर हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड फोर्स कम होगा। तो दो फोर्स की मैग्नीट्यूड तो हमें मालूम है, कौन ज्यादा कौन कम, बराबर हो गए मैग्नीट्यूड, मान लीजिए पॉइंट मुझे पता चल गया, लेकिन डायरेक्शन किससे निकलेगा? तो डायरेक्शन प्लस क्यू, दैट प्लस टेस्ट चार्ज में अज्यूम करूं तो प्लस विल बी रिपेल्ड बाय प्लस 8q, whereas the same पॉजिटिव टेस्ट चार्ज विल बी अट्रैक्टेड बाय माइनस q। तो दोनों ही फोर्स एक ही डायरेक्शन में आएंगे, इसलिए यहाँ कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखने पर वो उसकी दोनों फोर्सेस इन दोनों की वजह से एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो एक ही डायरेक्शन में फोर्सेस हो कभी नहीं जीरो हो सकता है, क्योंकि जीरो होने के लिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इक्वल अमाउंट होना जरूरी है। तो ये दिमागी में विचार आ जाना चाहिए, नहीं होगा तो कहाँ होगा, यहाँ ना है तो या तो यहाँ होगा, यहाँ हो सकता है, ये भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से हमने डिस्टेंस लिया और ये डिस्टेंस हमने आगे लाइन है दिखाया ना, एक्स एक्सिस बना लिया हमने। ओके, ये ओ पॉइंट है, ओ एक्स इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसमें मैं अज्यूम करता हूं कोई पॉइंट, तो कैसे होगा, कौन सा पॉइंट लगे, ये जो कम मैग्नीट्यूड नेगेटिव वाला फोर्स लगाएगा इधर की ओर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो इससे कम और इससे दूर लेंगे, इससे दूर होगा ही निश्चित रूप से। तो मान लीजिए कोई पॉइंट हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं, इस पॉइंट P पर हमें क्या निकालना है, यहाँ डिस्टेंस निकालना है, ओ पी यहाँ ले लेता हूं, ये P है। ओके, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमें पहले ही डायरेक्शन पता चल गई, 8q इसको इधर को रिपेल करेगा और उतने ही अमाउंट से माइनस इसको क्या करेगा, ये दो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे तभी ये कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। अभी ये यहां हम कह सकते हैं E इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज एट O, तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज O, EPO भी कह सकते हैं, चार्ज P, EO भी कह सकते हैं, EO अकेले रखना तो EO कह दो। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ओनली ड्यू टू चार्ज एट, यहां क्या रखोगे, तो यहां हमें कोई एक पॉइंट A अज्यूम करना पड़ेगा। ओके, ओ ए, तो A रख लेते हैं। ओके, EO P कॉमन है दोनों में, इसलिए EO और EA रख सकते हैं, दोनों बराबर हों। आप E1 और E2 भी अज्यूम कर सकते हैं, ये पहला चार्ज 1, ये पहला चार्ज 2, नो प्रॉब्लम। तो E1 E2। अभी देखिए यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगा, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 तब, ये दोनों इक्वल हम करेंगे। इसका मतलब है दोनों से बारी बारी से हमको वैल्यू रखना है और हमको ऐड करना है, 0 आ जाना चाहिए। या मैग्नीट्यूड बाय निकाल लीजिए, उनको इक्वेट कर दीजिए मैग्नीट्यूड बाय, तो हम कर सकते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे कर लीजिए, बिल्कुल अच्छा है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड will be E PO plus E PA will be equal to 0, बिल्कुल है, 0 कर लीजिए। ये वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0 चार्ज 8q plus 8q अपॉन
ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ओके, ये डिस्टेंस कितना होगा, x इक्वल 0, x इक्वल l, कितना डिस्टेंस होगा, द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्सेस एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। जो तो डिस्टेंस हमें निकालना ही है, तो जो डिस्टेंस निकालना है उसको तो हम अज्यूम कर सकते हैं, तो हम x ही मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को, इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ तक x मान लिया, ओके। इस तरह से तो जो हमें पॉइंट की लोकेशन x ही तो होगी, ये x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू l है, तो x इक्वल टू x मान लिया, x इक्वल टू x। तो हम किसी भी सिचुएशन में, चाहे हम पहले डायग्राम ड्रॉ करें या बाद में इसमें ऐड करें, किस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना चाहिए, इसका मैं डेमो दे रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से करते हैं। ये अब x मैंने अज्यूम किया यहाँ पे, तो हम यहाँ x स्क्वायर रख सकते हैं सीधे, h क्यू अपन एक्स स्क्वायर, देखा ना, 1/4 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर इज एक्स, कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा, एक्स ही अज्यूम किया दिस, और यहाँ सोर्स माइनस होगा, निश्चित से माइनस रखो तो माइनस ही होगा इस डायरेक्शन में, तो मैंने दोनों को माइनस नहीं लगा लिया, फिर डायरेक्शन इधर लगा लिया, तो वैल्यू होगा 1/4πε0 इंटू 2q। अभी यहाँ बाद में माइनस नहीं लगाऊंगा, तो इसका माइनस यहाँ आ गया मान लीजिए, ओके। मुझे तो कभी भी q प्लस और माइनस से नहीं करते, मतलब डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए मैंने प्लस लगाया है, ओके। q अपॉन ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगा, x में से l माइनस कर देंगे, x माइनस l स्क्वायर मस्ट इक्वल टू 0, 1/4πε0 कांस्टेंट है, 1/4πε0 कांस्टेंट है, कॉमन भी है, बाहर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो q है, कॉमन है, q है, 2 भी कॉमन है, तो हम जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनसे डिवाइड कर दें बोथ साइड्स को, तो क्या आएगा, 2q यहाँ से हट जाएगा, 1/4πε0 यहाँ से हट जाएगा, और यहाँ से 2q इंटू 4 है, 4 इंटू 2q, तो यहाँ 4 बचेगा, इसका मतलब 4/x स्क्वायर माइनस ये हट गया 1/x माइनस l होल स्क्वायर 0, ये हमारे पास आया। इसका मतलब है 4/x स्क्वायर हम यहाँ ले लें, 4/x स्क्वायर इक्वल टू 1/x माइनस l का होल स्क्वायर, देयरफॉर स्क्वायर रूट ले लिए दोनों तरफ, बिल्कुल है, तो 2/x इक्वल टू 1/x माइनस l, दोनों तरफ स्क्वायर ऐड कर लिया। ध्यान रखना स्टूडेंट, प्लस माइनस भी होता है, तो प्लस तो है ना, एक कम से कम प्लस तो है, कहीं कहीं बुक्स में ये प्लस माइनस नहीं लिखते, ओके, सीधा लिख दिया, इस दोनों तरफ 2/x का स्क्वायर है, ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया और लगा दिया कि दिस इम्प्लाइज, या तो आप लिख दीजिए टेकिंग स्क्वायर रूट, ये वैल्यू। अभी ये इसे प्लस मान के चलते हैं तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2l, 2x माइनस 2l इक्वल टू x, अगर ये +1 है तो, ओके, जिससे क्या होगा 2x माइनस x, तो x इक्वल टू 2l, तो x इक्वल टू 2l इसका आंसर पॉजिटिव लेने से हो रहा है, ओके, और यहाँ है भी x इक्वल टू 2l, इसलिए आंसर, ये आंसर आपका सही होगा, राइट होगा, x इक्वल टू 2l, है ना, पॉजिटिव वैल्यू सही है। लेकिन मैं इस माध्यम से थोड़ा और बताना चाह रहा हूं, हम अगर स्क्वायर रूट से प्लस माइनस है, क्या माइनस से आएगा क्या, तो माइनस लेने से क्या आएगा, अगर मैं यहाँ इसको माइनस एक्स करता हूं तो ये माइनस एक्स आगे 3x होगा, 3x इक्वल टू 2l, तो यहाँ x की वैल्यू 2l/3 आ रहा है, 2l/3, 2l/3 का मतलब है 2/3l, ये यानी l का 0.6 पार्ट l, यानी पॉइंट यहाँ कहीं आ रहा है, तो यहाँ मैंने आपको रूल आउट कर दिया, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकता है, ये तो एल्जेब्रा है, मैथ्स है, मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो वैल्यूज आती हैं, ठीक है, यहाँ भी 2 वैल्यूज आ गई मान लीजिए, तो कौन सी वैल्यू आपके लिए सूटेबल है उस फिजिक्स की सिचुएशन में, वही आपको लेना पड़ेगा, दूसरे को इग्नोर करना पड़ेगा। इसलिए माइनस की वैल्यू यहाँ इग्नोर किया गया है, तो केवल प्लस से किया गया है, और प्लस से वैल्यू आया है 2l, इसलिए इसका आंसर आता है दिस विल इंप्लाई x इक्वल टू 2l, तो इसका 2l आंसर सही है। समझे स्टूडेंट, आप इस तरह की प्रॉब्लम कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 हो सकता है, ये तो मैंने एक लाइन का लिया है,
आप दो चार्ज एक लाइन में है, दो तीन चार्ज हो सकते हैं, वो ट्राइंगल के वर्टेक्स में रखे हुए हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो है या कितना, इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने तो आपको एक डेमो दिया है यहाँ पे। ओके, लेट अस गो टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2। ओके, आप पढ़िए, मैं इसको जब तक रब करता हूं। ओके, तो सर आपने प्रॉब्लम 2 पढ़ ली होगी, चल गया होगा। ठीक है, करते हैं। क्या है? ए चार्ज बॉल पी, ये बी बी ये चार्ज बॉल बी, ओके, हैंग्स फ्रॉम ए सिल्क थ्रेड है विच मेक्स एन एंगल थीटा विथ ए लार्ज चार्ज कंडक्टिंग शीट। ये लार्ज चार्ज कंडक्टिंग शीट है। ओके, शीट इस तरह से हो सकती है, उससे भागा भाग के सिल्क का थोड़ा है। जब ये चार्ज नहीं होगी तो वो इससे टच करते हुए वो बॉल सस्पेंडेड होगी। ओके, लेकिन जब ये चार्ज कर दी गई तो क्या होगा? बॉल रिपेल हो जाती है। इसका मतलब क्या है? इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा बॉल पे निश्चित रूप से। ओके, तो बॉल का चार्ज पॉजिटिव हुआ। तो यहां हम इसको रिपल्सन, अब ये कितना रिपल्सन होगा यहीं जाके रेस्ट में हो गई, क्योंकि वहां इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन आती है। तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, हम डायग्राम वहां तो बनाया हुआ है, लेकिन हम इस डायग्राम को यहाँ फिर से बना सकते हैं अलग से। ओके, यहाँ थीटा एंगल से ये चार्ज है, इंक्लाइंड है, इसलिए एंगल थीटा है, ये चार्ज है। ओके, तो इसमें फोर्सेस दिखा दें, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ठीक है, एंगल थीटा है, तो यहाँ टेंशन शुरू हो जाएगा टी। ओके, टेंशन, ठीक है, हमारे पास टेंशन ऐसे दिखाते हैं, लेकिन हम तो इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए टेंशन इधर दिखाया। ये क्यू चार्ज होगा, इससे मान लीजिए प्लस क्यू होगा, तो हमारे पास चार्ज हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है। आपने देखा चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो हमें फोर्स दिखाने हैं, तो ये क्यू ई हो गया, क्यू इधर फोर्स हो गया। तो हमारे पास दो फोर्स लग रहा है, एक यूं एक ये जाएगा, लेकिन ये तरह से एक और है, इसका मास नीचे की ओर होगा mg, ये mg मास की है, सस्पेंडेड है, mg मास यहाँ भी है, ये भी हमें लेना है क्योंकि बॉल है, मास जरूर होगा, सिल्क थ्रेड एस है। ओके, विच मेक्स एन एंगल थीटा, कंडक्टर P, T कंडक्टर, the surface charge density of the sheet is proportional to how much surface charge density निकालना है। हमारे पास तीन फोर्सेज हैं, इक्विलिब्रियम इज मेंटेन, तो हमें किस तरह से फोर्सेज का बैलेंस हो रहा होगा? इक्विलिब्रियम है, बॉल की इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेज इक्वल और अपोजिट नेचर के होंगे निश्चित रूप से। तो क्यूई को बैलेंस करने के लिए कौन सा, इसका मतलब है यहाँ इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। ए थीटा एक होगा, ये होगा यहाँ पे, ये टी को दो पार्ट में हो गया। यहाँ पे हम देख सकते हैं तो ये थीटा है, ये पैरेलल है, मान लीजिए ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, जिसमें ये वर्टिकल, ये भी वर्टिकल है, इसलिए अल्टरनेट एंगल में थीटा ये हो गया, इसलिए ये होगा टी साइन ऑफ थीटा, टी कॉस थीटा होगा, क्योंकि जिधर हम इधर का लगाते हैं इधर होगा टी साइन ऑफ थीटा। ओके, अभी ठीक है, ये टेंशन दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हमारे पास करने के लिए क्या है? टी साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए? टी साइन थीटा इक्वल टू क्यू इंटू ई। ओके, हमारे पास टी साइन थीटा ठीक है, क्यू इंटू और ई मीन्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, टू एप्सिलॉन। ओके, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। चार्ज पता होगा क्योंकि चार्ज डेंसिटी पूछा गया है, लेट द चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, सिग्मा चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, और इस पॉइंट पर हमारा डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ई की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, एक सिंगल चार्ज है, तो ई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन क्यू इंटू ई, फोर्स आ गया।
तो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन हो गया 1। t cos थीटा क्या होगा, ये mg के बराबर होगा। ठीक है, हम क्या करें, टेंशन को हटा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी गेट t sin थीटा अपॉन t cos थीटा, ओके, इक्वल टू, लेट अस सी। देखिए टेंशन क्यों हमने हटाया, क्यों प्रोपोर्शनल के लिए ये एंगल दिए हुए हैं, इसका मतलब बाकी के कांस्टेंट आने चाहिए, बस ये है। अब टेंशन तो हमें पता नहीं क्या है, टेंशन रहेगा यहाँ प्रॉब्लम में, तुम्हारे दिमाग में भी टेंशन रहेगा, है ना, भाई इस टेंशन को हटाओ। तो ये टेंशन तभी हट सकता है जब हम डिवाइड करें। ये है, ये टेंशन यहाँ से गायब हो गया। टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, यहाँ क्या आएगा, क्यू एप्सिलॉन अपॉन 2 एप्सिलॉन क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये अपॉन mg into mg, ओके। इट मीन्स सिग्मा की वैल्यू कितना होगा, टी गेट्स कैंसिल, साइन थीटा अपन कोस टेन थीटा, ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट mg अपॉन q, ट्वाइस एप्सिलॉन mg अपॉन q, ये इधर साइड आएगा, और टेन थीटा तो यहाँ है ही, इंटू टेन थीटा। दिस इज ए कांस्टेंट, सो इट इज प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा। इसका मतलब है ये पार्ट इसका सही है, इसमें भी ए पार्ट, इसमें डी पार्ट सही है, तो टेन थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। तो हमें इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ रिएक्ट करना है, हमारी क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करना है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, इट हैज टू एनहांसमेंट ऑफ योर क्रिएटिव थिंकिंग। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जरूर करना चाहिए। मैंने आपको ये दो दिया है, मैं समझता हूँ अभी टाइम परमिट नहीं कर रहा है, अगली बार में मैं जरूर देखूंगा, लेकिन आप जरूर ध्यान देखिए क्या है। इस प्रॉब्लम को लिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं समझा देता हूँ क्या करना है। देखिए रो, इसका मतलब है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है आपको। आर का मतलब क्या है, यहाँ तो जो ही चार्ज कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है वहां से एक पॉइंट दिया हुआ जिसका डिस्टेंस आर है, वो वेरी कर रहा है। यानी जैसे ही आर आप जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उससे आर वेरी करते हैं मान लीजिए, तो डेंसिटी भी वेरी कर रही है। इसका मतलब है ध्यान से देखना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज वेरिएबल हियर, इज अ फंक्शन ऑफ आर। यानी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी वाला केस नहीं है, आपकी यूनिफॉर्म नहीं है, वेरी कर रही है, इस हिसाब से वेरी कर रही है। और किस पे है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर है, टोटल चार्ज कैपिटल क्यू दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, फॉर ए पॉइंट पी इनसाइड द स्फीयर एट डिस्टेंस r1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इनमें से 1 2 3 4 है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा पहले में, जब सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लीजिए 4 स्फीयर है, सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक स्फीयर एरिया नॉन कंडक्टिंग का ये है, 4 सब जगह है, सब जगह 4 पॉजिटिव मान लेते हैं, चलिए नेगेटिव तो ये सब जगह 4, पूरे वॉल्यूम पे 4 निश्चित से। रेडियस इसका आर है और प्लस क्यू चार्ज दिया है, आर रेडियस पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड, इतना नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ओके, सब जगह चार्ज। रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम किस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे वॉल्यूम पर, वो दिया हुआ है। अभी बाहर के पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, अगर ये बाहर का पॉइंट होता तो ये सारा का सारा पॉइंट चार्ज होके हो सकता था प्लस क्यू, तो हमारा वो फॉर्मूला सीधा एज ए पॉइंट चार्ज से निकाल सकते थे, है ना। और E0
इसलिए दिया हुआ है कि अभी आपने सेल में देखा कि अंदर इनसाइड 0 था, तो फौरन जंप करके इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर इनसाइड सेल इनसाइड विल बी 0। नॉन इंसुलेटर है, इंसुलेटर का सारा ज्यादातर पॉइंट्स अंदर बाहर, अंदर और सरफेस सब जगह चार्ज है। तो गॉसियन सरफेस भी आप अज्यूम करोगे कि R1 डिस्टेंस कहीं भी तो वहां चार्ज रहेगा। ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, समय परमिट नहीं कर रहा है, लेकिन आप जरूर सोचिए इस बारे में। और अगर आपको आंसर मिल जाता है या आप समझ पाते हैं इसको कैसे करेंगे, मैं समझता हूं आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तो निश्चित रूप से अच्छे स्टूडेंट्स हैं क्योंकि आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। और आज हम यही समाप्त कर रहे हैं। इस लेक्चर के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 1 इज फिनिश्ड। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में निश्चित रूप से लेंगे चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 होगा। आप वीडियो लेक्चर देखते रहिए। अगेन नागेंद्र शर्मा फ्रॉम Dr. Nitin Academy. Thank you very much.